हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग में नॉर्मल लॉस, अबनॉर्मल लॉस और अबनॉर्मल इफेक्टिवनेस के बारे में। इससे पहले प्रोसेस कॉस्टिंग की फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था प्रोसेस कॉस्टिंग के कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क के बारे में, उसके फीचर्स, प्रोसेस कॉस्टिंग क्या होता है, उसके बेनिफिट्स के बारे में, और उसके हमने स्पेसिमेन को स्टडी किया था कि कैसे हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ओके, देखिए प्रोसेस कॉस्टिंग में जो लॉस होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, दैट में भी नॉर्मल लॉस और दैट में भी अबनॉर्मल लॉस, और एक अबनॉर्मल इफेक्टिवनेस भी हो सकता है। इन तीनों कंसेप्ट के बारे में हम इस वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं नॉर्मल लॉस के बारे में। तो नॉर्मल लॉस क्या होता है? देखिए नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो नॉर्मल सिचुएशन की वजह से, नॉर्मल कंडीशन की वजह से, लाइक इवेपोरेशन हो गया, श्रिंकेज हो गया। फॉर एग्जांपल लाइक कुछ केमिकल्स वगैरह यूज़ करते हैं, लाइक थिनर टाइप कोई मटेरियल यूज़ करते हैं तो वो इवेपोरेट होता ही होता है, तो दैट विल बी नॉर्मल लॉस। सेम एज इट इज़ अगर हम आटा चक्की से आटा बनाते हैं तो आटा कम होता ही होता है, वो क्या है? नॉर्मल लॉस है। ये ऐसा लॉस है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, है ना? तो इससे क्या होता है? प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज होती है। तो लेट्स डिस्कस कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे इंक्रीज होती है। एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करेंगे, बिकॉज इस तरह के जो क्वेश्चन से एग्जाम्पल से ही ज़्यादा समझ में आते हैं। हम मान के चलते हैं कि हमने एक प्रोसेस का काम शुरू किया हुआ है जिसमें मटेरियल हमने लगाया 1000 यूनिट्स, हमने मटेरियल लगाया है, कॉस्ट है 5000 रुपीज़, लेबर 2000 रुपीज़ कॉस्ट है, अदर एक्सपेंसेस 2000 रुपीज़ कॉस्ट है, और उसके अंदर 10% दैट इज़ 100, तो टोटल कॉस्ट हमारे पास बनकर आती है 9000 रुपीज़। ओके, नाउ हम प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। अगर नॉर्मल लॉस नहीं है, मतलब हम नॉर्मल लॉस को कंसीडर नहीं करते हैं, सिर्फ ये वाली सिचुएशन कंसीडर करते हैं, तो क्या होगा? टोटल कॉस्ट अपनी कितनी है? 9000 रुपीज़। हमें कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है, दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल आउटपुट। तो हमारी टोटल कॉस्ट हो गई 9000 रुपीज़ और क्वांटिटी कितनी है? 1000 यूनिट्स। तो डिवाइड अगर हम करते हैं तो 9 रुपीज़ पर यूनिट की कॉस्ट निकल कर आती है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर नॉर्मल लॉस है तो सिचुएशन कैसी रहेगी। कॉस्ट पर यूनिट हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ टोटल कॉस्ट तो अपनी वही 9000 रुपीज़ ही है, बट क्वांटिटी की बात करते हैं तो यहाँ नॉर्मल लॉस हो चुका है। तो 1000 यूनिट्स हमारे पास थे, 100 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हुआ, तो क्वांटिटी हमारे पास कितनी बच गई? 900 यूनिट्स। अर्लियर जो 9000 की कॉस्ट है वो 1000 यूनिट्स के लिए थी, अब वो कॉस्ट कितनी यूनिट्स की हो गई? 900 यूनिट्स की। तो हमने यहाँ डिवाइड किया तो 10 रुपीज़ पर यूनिट निकल कर आया। दैट्स मीन नॉर्मल लॉस नहीं है तो 9 रुपीज़ की कॉस्ट है, नॉर्मल लॉस है तो 10 रुपीज़ की कॉस्ट है। इस तरह से नॉर्मल लॉस की वजह से प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज हो गई 1 रुपये से। आगे हम डिस्कस करते हैं कि नॉर्मल लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, मतलब प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर, प्रोसेस अकाउंट के अंदर आप नॉर्मल लॉस को कैसे दिखाएंगे। ये डिपेंड करता है कि नॉर्मल लॉस मार्केट में सेल नहीं हो सकता या मार्केट में सेल हो सकता है। तो दो सिचुएशन यहाँ पे रहेगी, कैन बी सोल्ड इन द मार्केट और कैन नॉट बी सोल्ड इन द मार्केट। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जब नॉर्मल लॉस को मार्केट में सेल नहीं कर सकते हैं तो क्या होगा। लेट्स डिस्कस विद एन एग्जांपल। वही हम सेम एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस हमने दिखा रखे हैं। अब यहाँ नॉर्मल लॉस है 100 यूनिट्स का, आप इसको मार्केट में सेल नहीं कर सकते हो, तो क्या करना है? कुछ भी नहीं, सिर्फ यहाँ पे आपने क्वांटिटी में क्वांटिटी लिखनी है, बट अमाउंट में आपने कुछ भी नहीं लिखना है। ओके, क्योंकि नॉर्मल लॉस की खुद की कोई कॉस्ट नहीं होती है, उससे प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज होती है, तो यहाँ अमाउंट में आपने कुछ भी नहीं लिखना है। तो अब जो बैलेंसिंग फिगर होगी आपको नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देंगे। फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स आपने इंट्रोड्यूस किए, उसमें से 100 यूनिट्स आपके नॉर्मल लॉस हो गए, तो बैलेंसिंग क्वांटिटी कितनी है? 900 यूनिट्स। 900 यूनिट्स आप ट्रांसफर कर देंगे। अगर हम कॉस्ट की बात करते हैं तो 9000, यहाँ कोई अमाउंट नहीं है तो 9000 कॉस्ट आपकी ट्रांसफर हो जाएगी, ये नेक्स्ट प्रोसेस में चली जाएगी। तो नेक्स्ट प्रोसेस की पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो जाती है? 10 रुपीज़ पर यूनिट। ओके, नेक्स्ट, अगर नॉर्मल लॉस मार्केट में सेल कर सकते हो तो क्या होगा? दैट्स वेरी इजी, कुछ नहीं है, जितने रुपए का आप सेल कर सकते हैं उतनी आप नॉर्मल लॉस की वैल्यू दिखा देंगे। जैसे कि सेम एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं, डेबिट साइड इज द सेम। क्रेडिट साइड की बात करें तो 100 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हुआ था, जिसको हम मान के चलते हैं कि 1 रुपये के हिसाब से हमने मार्केट में सेल कर दिया, तो 100 इंटू 1, 100 रुपीज़ आपको रिकवर होंगे, जो सेल वैल्यू है नॉर्मल लॉस की। अब हम बैलेंसिंग फिगर जो हम नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करेंगे वो कैलकुलेट करेंगे। दैट इज 1000 यूनिट्स से 100 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस हो गया, कितने यूनिट्स नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर किए? 900 यूनिट्स। और अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो टोटल कॉस्ट अपनी 9000 थी, 100 रुपीज़ आपको नॉर्मल लॉस सेल करके रिकवर हो चुके हैं, तो आपका कितना बचा? 8900, वो नेक्स्ट प्रोसेस की कॉस्ट रहेगी। तो नेक्स्ट प्रोसेस की अगर हम पर यूनिट कॉस्ट अगर निकालते हैं स्टार्टिंग में, तो 8900 डिवाइड बाय 900, दैट विल बी 9.89 पर यूनिट।
तो इस तरह से आपने देखना है कि नॉर्मल लॉस को मार्केट में सेल कर सकते हो या नहीं कर सकते। नहीं कर सकते हो तो अमाउंट में कुछ नहीं आता। अगर आप मार्केट में सेल कर सकते हो तो जो सेल वैल्यू है, जो आपको सेल प्रोसीड रिसीव हुआ है, उतने रुपए से आप नॉर्मल लॉस की एंट्री करेंगे। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं अब नॉर्मल लॉस के बारे में। लॉस होगा, देखिए अब नॉर्मल लॉस क्या होता है। अब नॉर्मल लॉस कुछ लॉस जो अब नॉर्मल सिचुएशन की वजह से होता है, लाइक प्लांट एंड मशीनरी खराब हो गई, लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, कुछ नेचुरल डिजास्टर आ गया। ऐसी अब नॉर्मल सिचुएशन की वजह से अगर कोई लॉस होता है तो आपका अब नॉर्मल लॉस कहलाता है। अब नॉर्मल लॉस अगर मैनेजर कॉन्शियस रहता, पहले ध्यान में रखता, तो इसको कंट्रोल किया जा सकता था। तो जैसे हमने नॉर्मल लॉस की कोई कॉस्ट कंसीडर नहीं की है, अब नॉर्मल लॉस के साथ ऐसा नहीं करते हैं, बिकॉज प्रोसेस का लॉस नहीं है, आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करोगे। अब हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि जनरल एंट्रीज क्या करनी होती है और कैसे करनी होती है। सबसे पहले आपका अब नॉर्मल लॉस अकर होगा। अब नॉर्मल लॉस होगा तो क्या एंट्री करोगे? सी, अब नॉर्मल लॉस हुआ, दैट्स मीन अब नॉर्मल लॉस इज योर लॉस, है ना। और जो भी लॉसेस होते हैं वो सारे डेबिट होते हैं, राइट। लॉस बढ़ेंगे तो डेबिट होता है, तो अब नॉर्मल लॉस अकाउंट को आप डेबिट करोगे। लॉस किस वजह से हुआ है? प्रोसेस की वजह से हुआ है, तो टू प्रोसेस ए अकाउंट, प्रोसेस ए अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। दिस विल बी योर एंट्री। अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोसेस ए अकाउंट। कितने अमाउंट से करोगे? अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट से ही आप एंट्री करेंगे। उसके बाद अगर आप अब नॉर्मल लॉस को मार्केट में सेल कर रहे हो तभी ये एंट्री होगी, अदरवाइज ये एंट्री नहीं होगी। क्या एंट्री होगी? सेल करेंगे तो आपके पास पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि पैसा आ रहा है, पैसा आता है तो असेट बढ़ रही है, असेट बढ़ती है तो डेबिट होती है ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट। अगर आप बैंक में पैसा आ रहा है, कैश में आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू अब नॉर्मल लॉस अकाउंट। कितने रुपए से आप ये एंट्री करोगे? जितने रुपए आपको सेल करके मिल रहे हैं। ओके, और नेक्स्ट आप अब नॉर्मल लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो उसकी जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो लॉस होगी, तो आप उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर देंगे। तो उसके लिए क्या एंट्री करोगे? बिकॉज लॉस है, ट्रांसफर कर रहे हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट होगा लॉस से, तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अब नॉर्मल लॉस अकाउंट, बिकॉज अब नॉर्मल लॉस का अकाउंट बंद हो रहा है। ठीक है, इसका पहले डेबिट बैलेंस था, बंद करोगे तो इसको क्रेडिट करोगे। ठीक है, अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टडी करते हैं, हमने क्या करना है। वही सेम एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं। मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस हमारे थे। टोटल कॉस्ट 9000 यूनिट है, 1000 यूनिट हमने इंट्रोड्यूस की है। नॉर्मल लॉस हुआ है 100 यूनिट्स का, कोई सेल वैल्यू नहीं है। तो आपको सबसे पहले अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। कैसे करेंगे? आपको पहले कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। दैट विल बी टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस। कॉस्ट कितनी है प्रोसेस की? आप देखो, अब नॉर्मल लॉस को छोड़ दो, 9000 रुपीज़ है, और क्वांटिटी की हम बात करें तो 1000 माइनस 100 दैट इज 900 यूनिट्स। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी निकल के आती है? 10 रुपीज़ पर यूनिट। अब हमारा अब नॉर्मल लॉस कितना है? 10 यूनिट्स का 100 रुपीज़ निकल कर आती है। 10 इंटू अगर 10 करें तो अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कितनी निकल कर आती है? 100 रुपीज़ निकल कर आती है, वो हम यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे। तो ओवरऑल क्या है, नॉर्मल लॉस की अमाउंट आप तब दिखाते हो जब आप इसको सेल करोगे। अब नॉर्मल लॉस को हमेशा आप कॉस्ट प्राइस के ऊपर प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर शो करते हो। नाउ अब नॉर्मल लॉस अकाउंट का अगर हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले अब नॉर्मल लॉस जब हुआ था तो हमने क्या एंट्री की थी? अब नॉर्मल लॉस टू प्रोसेस, तो हमने यहाँ पे टू प्रोसेस कर दिया, क्योंकि अब नॉर्मल लॉस अकाउंट डेबिट है एंट्रीज के अंदर, तो डेबिट साइड टू प्रोसेस कर दोगे। 10 यूनिट्स अब नॉर्मल लॉस हुआ था, यू कैन चेक आउट। 10 यूनिट्स का अब नॉर्मल लॉस है और 100 रुपीज़ की अमाउंट है। और ऐसे भी कर सकते हैं कि प्रोसेस अकाउंट के अंदर अब नॉर्मल लॉस क्रेडिट साइड है, तो अब नॉर्मल लॉस के अंदर ये डेबिट साइड जाएगा। तो 10 यूनिट्स 100 रुपीज़ के हिसाब से हो गया। उसके बाद अगर आप इसको मार्केट में सेल कर रहे थे तो हमने क्या एंट्री की थी? कैश अकाउंट डेबिट टू अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस एंट्री में क्रेडिट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट साइड बाय कैश अकाउंट आ जाएगा। 10 यूनिट्स हमने 2 रुपये के हिसाब से मार्केट में सेल किया है, तो 20 रुपीज़ अमाउंट आ जाएगी। और बाकी जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर कर दोगे। लॉस कंसीडर करके 80 रुपीज़ आपके प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट अब नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर होती है। ठीक है, देखिए अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नाम से क्लियर है अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस क्या होता है कि समथिंग कुछ इंप्रूव हो रहा है। तो अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस कंपनी के लिए लॉस नहीं है, दिस इज अ गेन फॉर द कंपनी, इट्स ऑल्सो कॉल्ड अब नॉर्मल गेन। ओके, ये कब होता है? जब कंपनी का नॉर्मल लॉस, जो एक्चुअल में नॉर्मल लॉस हुआ है, वो एस्टिमेटेड फिगर से कम है। क्योंकि नॉर्मल लॉस को हम एस्टिमेट मान के चलते हैं और रियल फिगर में भी डिफरेंट। रियल लॉस आपका नॉर्मल लॉस से कम हो सकता है जो आपने एस्टिमेट किया था। तो जो इन दोनों का डिफरेंस रहेगा वो आपका अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस कहलाएगा। हम एग्जांपल से कंसीडर करते हैं कि टोटल मटेरियल थे 1000 यूनिट्स, नॉर्मल लॉस हुआ 10% दैट इज 100 यूनिट्स का।
रियल लॉस कितना हुआ, वास्तव में जब एक्चुअल प्रोडक्शन किया तो हमें पता चला कि केवल 8% का लॉस हुआ है। दैट इज 1000 इंटू 8% कितना हो जाएगा आपका 80 यूनिट्स। अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस कितनी हो जाएगी, 10% आपने एस्टिमेट किया था और एक्चुअल लॉस हुआ आपका 8%, तो इफेक्टिवनेस कितनी हो गई आपकी 2%, दैट इज 20 यूनिट्स अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस है। कंपनी को ये फ़ायदा हुआ है कि आपका जो प्रोडक्शन है होना चाहिए था 900, बट एक्चुअल में आपका प्रोडक्शन कितना हो गया 920 का प्रोडक्शन होगा। 20 यूनिट्स इज योर अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस। नाउ हम अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि क्या क्या एंट्रीज हमें करनी पड़ती है। सबसे पहले जब अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस का पता चलता है तो क्या होगा, देखिए इफेक्टिवनेस क्या है, इफेक्टिवनेस इज द गेन दैट इज द प्रॉफिट फॉर द कंपनी। प्रॉफिट जब आता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस अकाउंट को भी आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। तो अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस अकाउंट क्रेडिट हो गया और डेबिट किसको करोगे, प्रोसेस अकाउंट से, क्योंकि प्रोसेस अकाउंट में अपने को अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस हुआ है। नाउ नॉर्मल लॉस की वैल्यू को हम एडजस्टमेंट करते हैं, कैसे करेंगे, देखो हमने एस्टिमेट करके चला था कि नॉर्मल लॉस 100 यूनिट्स का है, बट रियलिटी में फिगर क्या निकल के आई कि नॉर्मल लॉस 80 यूनिट्स का है ना। तो वास्तव में नॉर्मल लॉस अपना कम हुआ, हमने शो कर रखा है 100 यूनिट्स, हुआ कितना 80 यूनिट्स का, तो 20 यूनिट का नॉर्मल लॉस हमने एक्स्ट्रा शो किया हुआ है ना। तो उस 20 यूनिट्स के अमाउंट को हमें अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस से एडजस्ट करनी है। तो उसके लिए क्या एंट्री करेंगे, नॉर्मल लॉस जब हुआ था तो हमने इसको डेबिट किया था, ओके। अब एडजस्ट करेंगे तो नॉर्मल लॉस को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, क्यों, क्योंकि लॉस कम हो रहा है, कम होगा तो लॉस क्रेडिट हो जाएगा, तो टू नॉर्मल लॉस हो जाएगा। और कहाँ से हम एडजस्ट कर रहे हैं इसको, अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस से एडजस्ट करेंगे, तो अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस अकाउंट डेबिट टू नॉर्मल लॉस, ओके। उसके बाद अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस की बैलेंसिंग फिगर, जैसे अब नॉर्मल लॉस की बैलेंसिंग फिगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करते थे, सेम एज इट इज इफेक्टिवनेस की बैलेंसिंग फिगर को भी आप प्रॉफिट एंड लॉस में ही ट्रांसफर करोगे। तो व्हाट विल बी द एंट्री, इफेक्टिवनेस अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। नाउ अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस को हम एक एग्जांपल से स्टडी करते हैं, वही हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। ये हमारी कॉस्ट दिखाई हुई है मटेरियल लेबर अदर एक्सपेंसेस की, 1000 यूनिट इंट्रोड्यूस की थी। स्टार्टिंग में हमें नॉर्मल लॉस जो एस्टिमेट किया था दैट वाज द 10%, मतलब 100 यूनिट्स का नॉर्मल लॉस था, जिसको मार्केट में 0.9 पर यूनिट के हिसाब से सेल कर सकते हैं, 90 पैसे के हिसाब से सेल कर सकते हैं, तो सेल वैल्यू हो गई 90 रुपीज़। हमने प्रोडक्शन किया, प्रोडक्शन देखा, वास्तव में कितना प्रोडक्शन निकल कर आया हमारा 920, 1000 माइनस 100 दैट इज 900 यूनिट्स का प्रोडक्शन होना चाहिए था, बट रियल में प्रोडक्शन कितना हुआ 920 यूनिट्स का। तो हम देखें तो हमारे 20 यूनिट्स का अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस है। इज दैट क्लियर। तो अब हमें क्या करना है, अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। इसके लिए जैसे हमने अब नॉर्मल लॉस की कॉस्ट कैलकुलेट की थी, अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस के भी हम कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे करेंगे, दैट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोसेस। अगर हम यहाँ कॉस्ट की बात करें 5000 प्लस 2000 प्लस 2000 9000, और लॉस को हम सेल कितने में कर रहे हैं 90 रुपीज़ में, तो 9000 माइनस 90 दैट इज 8910 हमारी कॉस्ट होगी, डिवाइड बाय आउटपुट। आउटपुट कितना होगा 1000 यूनिट्स माइनस 100 जो नॉर्मल लॉस है 900 यूनिट्स, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट निकल कर आती है 9.9 पर यूनिट, ओके। नाउ द कॉस्ट ऑफ अबनॉर्मल इफेक्टिवनेस बात करते हैं, तो क्वांटिटी ऑफ अबनॉर्मल इफेक्टिवनेस कितनी निकल कर आई हमारे पास 20 यूनिट्स, पर यूनिट कॉस्ट कितनी है 9.9 पर यूनिट, मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा 198, तो 198 रुपीज़ कॉस्ट हो जाएगी अबनॉर्मल इफेक्टिवनेस की। नाउ बैलेंसिंग फिगर जो आएगी वो प्रोसेस बी में ट्रांसफर कर दोगे, एल्स यू कैन डू 9.9 जो अपनी कॉस्ट निकल कर आई है इंटू 920, सेम फिगर आएगी। ना हम डिस्कस करते हैं अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस अकाउंट के बारे में। देखो सबसे पहले हमने एंट्री क्या की थी, प्रोसेस अकाउंट डेबिट टू अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस, है ना। देखो प्रोसेस अकाउंटिंग के अंदर भी हमने टू अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस किया हुआ है, उसके डेबिट साइड, तो अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस के क्रेडिट साइड बाय प्रोसेस अकाउंट कर दोगे आप। 20 यूनिट्स अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस थे 198 रुपीज़ से, जैसे कि प्रोसेस अकाउंटिंग के अंदर है 20 यूनिट्स 198 रुपीज़, ठीक है। देखो नॉर्मल लॉस हमने एस्टिमेट किया था 100 यूनिट्स का, हमने क्या कंसीडर किया कि 100 यूनिट्स नॉर्मल लॉस है, 90 पैसे के हिसाब से हम इसको सेल कर रहे हैं, तो 90 रुपीज़ हमें मिले होंगे। लेकिन एक्चुअल में जब नॉर्मल लॉस हुआ कितना हुआ 100 माइनस 20 दैट इज 80 यूनिट का नॉर्मल लॉस हुआ। तो क्या आपने 100 यूनिट मार्केट में सेल किए होंगे, नहीं, नॉर्मल लॉस 80 है तो 80 यूनिट मार्केट में सेल किए होंगे। इसका मतलब 20 यूनिट्स के 90 पैसे के हिसाब से 18 रुपये आपने यहाँ एक्स्ट्रा दिखा रखे हैं सेल वैल्यू में। तो सेल वैल्यू को आपको अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। तो व्हाट यू विल डू, टू नॉर्मल लॉस अकाउंट 20 यूनिट्स तो कम हो गए, यूनिट्स में लिखोगे। अगर आप इसको सेल कर रहे हो तो सेल में भी अमाउंट आपको लिखनी पड़ेगी, तो 20 इंटू 0.9 दैट इज़ 18 रुपीज़, जो नॉर्मल लॉस आपका वास्तव में सेल नहीं हुआ था और आप ये मान के चल रहे थे कि सेल हुआ है।
और बैलेंसिंग फिगर जो होगी आप कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, ठीक है। तो 198 माइनस 18 दैट इज 180 रुपीज़ आपके प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे। होप सो आपको नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल इफेक्टिवनेस अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।